आखिर वॉयेजर 1 के कैमरा को ऑन क्यों नहीं किया जाता और जापानीज लोगों की दिमाग की एक ऐसी कमी जो उन्हें काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर कैसे हम इंसानों का वजूद अब खतरे में आ रहा है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए बनाते हैं इस वीडियो को भी एक नंबर झकास। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस देखो, जापान एक ऐसी कंट्री है ना जिसने भाई साहब ऑलमोस्ट सारी ही प्रॉब्लम को फेस किया है, लेकिन बावजूद इसके भी ये कंट्री हर 2 दिन 4 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ते में दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो भाई हम लोग ये प्रेस करते हैं कि भाई यहाँ के जो लोग हैं ना वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, मतलब काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि भाई आखिर यहाँ के लोग ऐसा है क्यों? मतलब की बात अगर दूसरे कंट्रीज के लोगों की जाए तो जहां एक तरफ पूरी दुनिया जिस काम को नहीं कर पाती है, जापानीज लोग इतनी डेडिकेशन के साथ उस काम को कर कैसे लेते हैं? मतलब कोई तो साइंटिफिक रीजन होगा ना जिसकी वजह से जापान ऐसा कर पाता है। वेल गाइस, बिल्कुल है साइंटिफिक रीजन, और वो है इन लोगों के दिमाग के एक पार्ट का कमजोर होना। अच्छा गाइस, मुझे सच सच ये बताना है कि हमें से कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको अक्सर ये लगता है कि बस 10 मिनट शॉर्ट या फिर रील्स देख लूं और फिर मैं अपना काम कर लूंगा, और जब 10-10 मिनट करते हुए 1 घंटा या 2 घंटे से भी ऊपर हो जाता है तो एक पॉइंट पर हमारा जो दिमाग है ना वो खुद को ही सेटिस्फाई करने लगता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, आज का दिन खराब हो गया तो हो गया, कल सुबह उठते ही पूरी डेडिकेशन के साथ इस काम को निपटा दूंगा। भाई साहब मैं लिख के दे सकता हूं 100% लोगों ने कभी ना कभी इस चीज को फील किया होगा। और देखो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये दिमाग है ना, देखो इसकी वर्किंग ही कुछ इसी तरीके की है, और इसलिए साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको फॉल्स होप सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब देखो गाइस, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग का जो ये लिम्बिक सिस्टम होता है ना, ये जैसे ही हल्का सा वो थका हुआ फील करता है ना, ये तुरंत ही हमारे प्रेफ्रोंटल लोब को ये सिग्नल देता है कि भाई आज रेस्ट कर लेते हैं, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और कल इस काम को हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। लेकिन गाइस देखो, वही बात अगर मैं जापानीज की करूँ ना तो साल 1980 के आसपास इनके ऊपर एक रिसर्च को कंडक्ट किया गया था, जिसमें जब रिसर्च की गई तो लोगों को यह पता चला कि जेनेटिक्स की वजह से ना इनके दिमाग का जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा दूसरे लोगों के कंपैरिजन में वीक होता है, जिसकी वजह से देखो क्या होता है ना कि इन लोगों का दिमाग कभी भी खुद को वो झूठा वाला दिलासा नहीं दे पाता। और इसलिए भी गाइस मैं लिख के इस बात को दे सकता हूं कि एक तरफ अगर कोई जापानीज खड़ा हुआ और एक तरफ कोई दूसरी कंट्री का इंसान खड़ा हुआ हो, भाई साहब अगर बहुत बुरा कोई थका हुआ है ना, तब भी जापानीज जो होंगे वो आज के काम को आज ही खत्म करेंगे। क्योंकि जहां एक तरफ देखो हमारा दिमाग इस कंडीशन में क्या करेगा, हमें झूठी उम्मीद देगा, लेकिन वही बात अगर मैं जापानीज की करूं ना तो अगर उन्होंने आज का काम आज नहीं किया तो उनका दिमाग भाई साहब उन्हें बहुत गंदे वाले स्ट्रेस की तरफ ले जाएगा। और ये वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आप तमाम आर्टिकल्स या न्यूज को उठाकर देख लीजिए, जापान का जो लोग हैं वो 2 दिन या 3 दिन में बड़ी से बड़ी विपदा या मुसीबत से बाहर आ जाते हैं। बट अफसोस इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन की बात भैया कोई भी नहीं करता। गाइस जब इस वीडियो के फैक्ट्स के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था ना तो मेरे को एक बहुत अजीब सी चीज दिखाई दी, और वो था साल 2004 का एक यूएस का पेटेंट जो ये क्लेम करता था कि किसी भी इंसान को दीवार के आर पार किया जा सकता है। अब देखो, जैसे आपके चेहरे पर हंसी आई ना, भाई मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई थी और मैंने भी सोचा था कि क्या ही बकवास चीज है ये। बट ऑनेस्टली जब इसके ऊपर मैंने डीप रिसर्च को करना शुरू किया, भाई साहब मेरे होश उड़ गए। असल में गाइस शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन इससे पहले भी साल 2012 में भी कुछ आर्टिकल्स में हमें कुछ ऐसी ही डिवाइस का जिक्र मिलता था जो ये क्लेम करती थी कि जो आर्मी है ना वो एक बेहद ही सीक्रेट मिशन पर काम कर रही है और उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट किसी भी इंसान को दीवार या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट के आर पार ले जाना है। एंड इंटरेस्टिंगली जैसे इस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए आप साल 2022 पर पहुंचेंगे तो साल 2022 में भी आपको 1 या 2 ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो इस बात को प्रूव करेंगे कि जो यूएसए के रिसर्चर्स है ना भाई साहब 99% उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली है एक ऐसी मशीन को बनाने में जो किसी भी इंसान या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको दीवार के आर पार भेज सकती है। तो अब यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब हमारी क्लासिक साइंस ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आखिर दुनिया में ये चमत्कार हो कैसे रहा है? तो देखो गाइस, यहां पर ना हमें थोड़ी देर के लिए अपनी ट्रेडिशनल साइंस को छोड़कर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर फोकस करना होगा। और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि देखो हर एक चीज है ना वो एटम से मिलकर बनी हुई होती है, और हर एक एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की देखो एक बेहद ही यूनिक सी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजिड नहीं होते। मतलब कि देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये एकदम सख्त दीवार की तरह एकदम खड़े नहीं रहते हैं, बल्कि ये अपने मूवमेंट में सर्कुलर घूमते भी रहते हैं और थोड़ा सा फ्री वाइब्रेशन को भी फील कराते हैं। अब अगर किसी भी सिचुएशन में एक एटम के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दूसरे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मैच करा दिया जाए तो एक एटम दूसरे एटम के आर पार बेहद ही आसानी से जा सकता है। अब भाई साहब सुनने में ये चीज जितनी ज्यादा आसान लग रही है ना, हकीकत में उतनी ज्यादा आसान है नहीं, क्योंकि अगर होती
होती तो दुनिया के लिए डिवाइस बन चुकी होती। क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर बाई चांस हमें किसी भी इंसान को किसी दीवार के आर पार भेजना है ना, तो सबसे पहले तो हमें उस इंसान की बॉडी के एटम्स को दीवार के एटम्स के साथ अलाइन करना पड़ेगा। और बाई चांस अगर वो इंसान दीवार के आर पार चला भी गया, तब भी हमें दीवार क्रॉस करने के बाद उस इंसान के एटम्स को दोबारा से रीलोकेट करके अपनी जगह पर लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भाई साहब हालत बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर ही कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब साल 2023 में बीबीसी ने एक आर्टिकल को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि यूएस के रिसर्चर्स ने ना एक ऐसी मशीन को बनाकर तैयार कर लिया है जो किसी भी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट के एटम्स को डिसलोकेट करने के बाद कुछ समय के बाद उन्हें दोबारा से रीलोकेट भी कर सकती है। यानी कि अगर इस मशीन का इस्तेमाल किसी भी इंसान को दीवार के आर पार ले जाने के लिए किया जाए तो हाँ भैया, क्वांटम फिजिक्स तो पूरे तरीके से इसको एक्सेप्ट करती है और वो कहती है कि हाँ, इस तरीके से एक इंसान जो है वो दीवार के आर पार जा सकता है। तो अब यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि क्या फिर वास्तव में इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूएस आर्मी बनाकर तैयार कर चुकी है? तो देखो गाइस, अगर आप मुझे क्लोजली फॉलो करते होंगे ना, आपको इस बात अच्छे तरीके से पता होगी कि मैंने बार बार इस चीज को प्रूव किया है कि जितने भी देश, जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, उनकी जो आर्मी होती है वो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, वो टेक्नोलॉजी हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, उससे 30 या 40 साल एडवांस होती है। तो टेक्निकली आज की डेट में भले ही साधारण लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इम्पॉसिबल सा लग रहा हो, बट अगर मिलिट्री या फिर आर्मी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको देखा जाए और सारे आर्टिकल्स को पैरेलल रखा जाए और इस मशीन की टाइमलाइन को भी मिलाकर देखा जाए, तो काफी हद तक देखो गाइस पूरे तरीके से प्रूफ होता है कि हाँ, बड़े बड़े देशों की आर्मी जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब पागलों की तरह काम कर रही है और छोटे मोटे स्केल पर उन्हें इसके ऊपर सक्सेस भी मिल चुकी है। लेकिन देखो, इस चीज को भी मैं लिखकर दे सकता हूं कि भले ही छोटे मोटे स्केल पर सक्सेस मिली हो या बड़े स्केल पर सक्सेस मिली हो, 10 साल या 20 साल तक ये टेक्नोलॉजी साधारण लोगों के सामने ना ही लाई जाएगी और ना ही इस चीज के ऊपर कभी जिक्र किया जाएगा। क्योंकि यूएस का ये ना एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि इन्होंने हर बार इन्वेंशन तो किया, लेकिन उसके 30 साल या 40 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी मार्केट में उतारी। और ये बात मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप खुद इनके ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। जो टेक्नोलॉजी आज इस्तेमाल कर रहे हो ना भाई साहब, 1980-1990 में बनाकर छोड़ चुके थे। गाइज, ये वाला फैक्ट अगर आपने गौर से सुन लिया तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि इस पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ना आपका एक ही झटके में बदल जाएगा। गाइज, अगर आपको याद हो तो आज से 2 या 3 वीडियो पहले मैंने आपको एक CIA की ऑफिशियल वीडियो क्लिप दिखाई थी, जिसमें एक जेलीफिश जैसा ऑब्जेक्ट जो है वो CIA के बेस के ऊपर से उड़ रहा था, जिसको देखने के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि भाई फिर इस हिसाब से तो हमारे रूम में या हमारे घर में भी बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें दिखाई ना दे रही हो लेकिन वो वहां हो। तो देखो गाइज, डरना बिल्कुल भी मत, बट अकॉर्डिंग टू साइंस हाँ, ये पॉसिबल है। देखो गाइज, हम जो इंसान होते हैं ना, हमारी आंखें विजुअल लाइट की वेवलेंथ को 400 से लेकर 770 नैनोमीटर तक ही देख पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम सिर्फ यहीं तक ही सीमित हो, क्योंकि देखो हमने ना इस स्पेक्ट्रम को या इस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को उस हिसाब से सेट किया है जिस हिसाब से हमारा दिमाग इस चीज को समझ पाता है। लेकिन आज भी हमारी अर्थ पर बहुत से ऐसे एनिमल या फिर बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो कि विजुअल लाइट की इस वेवलेंथ से कम और ज्यादा बड़े स्केल पर भी चीजों को देख सकते हैं। और जब वो दुनिया को देखते हैं ना, तो उन्हें ये दुनिया हम इंसानों के कंपैरिजन, मतलब हमें जो ये दुनिया दिख रही है उससे काफी ज्यादा अलग और शायद वियर्ड भी दिखती होगी। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर देखो मैं साउंड वेव्स की करूं तो हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज की आवाजों को सुन पाते हैं। और विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम और हियरिंग की ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, वह सब इन्हें मिलाकर हमारा दुनिया को देखने का एक्सपीरियंस या फिर नजरिया बनता है। तो गाइस देखो, साफ साफ शब्दों में अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी लिविंग थिंग या फिर कोई भी स्पीशीज या एनिमल भी अगर हमारी विजुअल लाइट के उस स्पेक्ट्रम से कहीं बाहर एग्जिस्ट करता है, तो हम चाहकर भी उसे कभी भी नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा अगर वो अपनी आवाज को उस फ्रीक्वेंसी पर निकालता है जिस फ्रीक्वेंसी पर हम उसे नहीं सुन सकते हैं, तो टेक्निकली हमारे लिए वो चीज इनविजिबल होगी। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन जरूर खड़ा हो सकता है कि भाई चलो ठीक है, हम देख नहीं पा रहे, हम सुन नहीं पा रहे, हम महसूस भी नहीं कर पा रहे, पर हमारी मशीन्स तो कर सकती है ना। तो देखो गाइस, हम इंसानों ने अपनी देखने की कैपेसिटी के हिसाब से विजुअल लाइट की जो लो रेंज है उसे अल्ट्रावायलेट का नाम दे रखा है, जबकि जो हाई रेंज हो या बड़ी रेंज होती है उसको इंफ्रारेड का नाम दे रखा है। बट नाम किसने दिया है? हम इंसानों ने। कैसे दिया है? अपनी सोच के आधार पर। मतलब कि हम अगर आज की डेट में ये डंके की चोट पर तो देखो नहीं कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम हमने दुनिया के सामने दिया है, हकीकत में नेचर का भी वही स्पेक्ट्रम हो सकता है कि विजुअल लाइट में बहुत से ऐसे स्पेक्ट्रम्स मौजूद हो जिसको एक्सपेंड किया जा सके, लेकिन टेक्निकली क्योंकि हम नहीं देख पा रहे और हमारी मशीन्स या डिवाइसेस नहीं देख पा रही हैं, तो एक तरीके से वो हमारे लिए अनटच्ड हो। तो देखो, इस पॉइंट पर साइंस को बेस मानकर मैं क्लियरली इस चीज को आपको कह सकता हूं कि जी हां, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी स्पीशी, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, लिविंग थिंग, एनिमल, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, वो मौजूद हो सकते हैं जिन्हें ना ही हमारी डिवाइसेस देख पा रही हो, ना ही हमारी आंखें देख पा रही हो, ना ही हम सुन पा रहे हो, ना ही महसूस कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जी
एनर्जीज भी हो सकती हैं और ऐसी लिविंग थिंग या स्पीशीज भी हो सकती हैं। तो आप डंके की चोट पर देखो टेक्निकली ये नहीं कह सकते हो कि इस घर में अकेला मैं रहता हूं, कि इस रूम में मैं अकेला सोता हूं। नहीं, हो सकता है कि अभी आप इस वीडियो को क्लिप को देख रहे हो सकता है आपके फोन के पीछे भी कोई ऐसी स्पीशी मौजूद हो जो आप नहीं देख पा रहे हो। तो कहने का मतलब शायद आप समझ चुके होंगे कि हम इंसानों का भी ना दुनिया को देखने का एक सीमित दायरा है। गाइस देखो, आप एक काम करना है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद है ना, आप खुद से इस बात को सर्च करना है कि इंडिया के अंदर सांस से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। आई एम डैम श्योर भाई साहब आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि जो क्वांटिटी है ना ये बहुत बड़े स्केल पर बढ़ रही है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि चलो भाई ठीक है, कूल देखने के लिए हमारी जनरेशन जो स्मोक कर रही है, या बाहर भी तो देखो कितना एयर पोल्यूशन है ना, उसका भी तो असर पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जो इस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं ना, वो हमारी ही एक आदत की वजह से कर रहे हैं, और वो है हमारी मच्छर भगाने की आदत। देखो गाइस, नॉर्मली 10-12 सालों से हर एक घर में क्या हो रहा है, हम मच्छर भगाने के लिए या तो कॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे कि 10-12 सालों से ना इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हो गया। उससे पहले लोग नेचुरल चीज का इस्तेमाल करते थे, जैसे कपूर का इस्तेमाल कर लेते हैं, नीम के पत्तों को जला लेते थे। अब देखो गाइस, इन कॉइल या फिर इन प्रोडक्ट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि इनके अंदर एक केमिकल डाला जाता है जिसको पायरेथ्रोइड कहा जाता है। अगर ये नहीं डाला जाएगा तो ना ही मच्छर भागेंगे, ना ही इंसेक्ट भागेंगे, तो ये डालना भी इन कंपनीज की मजबूरी ही है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जैसे ये केमिकल धुएं के जरिए हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है ना, वैसे हमारे ब्रेन का और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी बुरी तरीके से बैंड बजा देता है। और ये बैंड कितने बड़े स्केल पर बजती है, इसका अगर आप एक एस्टिमेट निकालोगे ना, तो अगर आप एक रूम में सिर्फ 8 घंटे ही एक कॉइल को जलाकर रखते हो और उस रूम में सो जाते हो, तो सुबह तक आप अपने अंदर लगभग 100 सिगरेट के बराबर धुएं को इनटेक कर लोगे। इसके साथ ही इन प्रोडक्ट्स के साथ सोने पर सुहागा ये भी है भाई साहब कि ये PM 2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जो है वो इमिट करती रहती है, और ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है, मेरे हिसाब से शायद 1000-2000 आर्टिकल्स तो अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ही मिल गए थे। और गाइस देखो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आप इस चीज को नोटिस करना कि हमारे जो दादा परदादा होते हैं ना, वो कभी भी इन प्रोडक्ट्स के फेवर में आज भी ज्यादा नहीं रहते। इवन आप उनके रूम में अगर कॉइल लगा कर आ जाओ या इन तरीके की डिवाइसेस का अगर इस्तेमाल करोगे ना, तो उन्हें एक टाइम के बाद घुटन फील होने लगती है, क्योंकि एक्चुअली में उनकी जो बॉडी है वो इस केमिकल को इनटेक करने की हैबिचुअल है ही नहीं। लेकिन इससे उलट हम क्या कर रहे हैं, बस भाई हम कॉइल जला रहे हैं, इन तरीके की डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम हमारी सेहत को बचा रहे हैं। और अगर कोई हमसे आकर ये बोले कि भाई इस चीज की जगह कपूर का इस्तेमाल कर लो या नीम का कर लो या किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट का, तो हम उसे कहते हैं क्या बेवकूफ़ी भरी बात कर रहे हो। पर टेक्निकल हमें सोचना पड़ेगा कि बेवकूफ़ी हमारे पूर्वज कर रहे थे या हम कर रहे हैं। गाइस, अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम इंसानों की इस अर्थ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो शायद आप में से बहुत से लोग बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, खाने का खत्म होना, या कोई पर्टिकुलर एनिमल स्पीशी का खत्म होना, पेड़ों का भी खत्म होना आप बोल सकते हैं। लेकिन गाइस देखो, ये जितने भी फैक्टर है ना, ये हमारे लिए आज से 50 साल, 60 साल या 70 साल के बाद मैटर करेंगे। अभी इतनी जल्दी ये हमारे खात्मे की वजह नहीं हो सकते। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी वजह भी मौजूद है जो अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली गई तो भाई साहब 50-60 साल छोड़ दीजिए, 20 से 25 साल ना हम इंसानों का सर्वाइव कर पाना इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और पता है वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है हम इंसानों के खुद के द्वारा बनाए गए AI रोबोट्स। तो देखो गाइज, अभी तक क्या था कि जितने भी इन तरीके के रोबोट्स को बनाया जाता था ना, उनमें सिर्फ मशीन लर्निंग को ही डाला जाता था। मतलब कि देखो, इस स्टेज में क्या होता था कि जो AI होता था वो ज्यादा से ज्यादा डेटा उसको कलेक्ट करके चीजों को समझता था। जैसे हम इंसान हैं, कोई जानवर है, दिन कब होता है, रात कब होती है, ठंड कब है, गर्मी कब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करता था, और इसे ही मशीन लर्निंग कहा जाता था। अब देखो गाइस, यहां तक तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन प्रॉब्लम तब से क्रिएट हुई जब आज से कुछ समय पहले हमारे जो रिसर्चर्स है ना, इन्होंने इन रोबोट को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए इनमें डीप लर्निंग को भी ऐड कर लिया। अब ये डीप लर्निंग क्या होती है, तो भाई साहब ये मल्टी लेयर के न्यूरल कनेक्शन होते हैं। मतलब ये एक तरीके का ठीक वही पैटर्न होता है जिस तरीके का पैटर्न हमारा दिमाग यूज करता है। साधारण लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो अगर आज की डेट में आपके हाथ पर अगर चोट लग जाती है तो उस केस में आपका जो दिमाग है वो सिर्फ चोट पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि वो पैरेलल में खुद से ही इस चीज को सोचता है कि भाई आखिर मुझसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से ये चोट लगी। अब चोट लग गई है तो ये कब तक ठीक होगी, मुझे इसका जो ध्यान है वो कैसा रखना है, इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए मुझे क्या क्या करना है, और ठीक होने के बाद या आज की डेट में मैं क्या चीज कर पा रहा हूं और क्या चीज नहीं कर पा रहा। अब देखो, चोट एक लगी, लेकिन ये सारी ही चीजें पैरेलल
आपका दिमाग मल्टी लेयर में कनेक्शंस को बनाकर प्रिडिक्ट भी करेगा और आपकी भलाई के लिए खुद से सोचेगा भी। और गाइस इसलिए भी इंसानी दिमाग को ना पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस मशीनरी भी माना जाता है। लेकिन अब इस मल्टी लेयर न्यूरल कनेक्शन में क्या हो रहा है कि भाई साहब एआई जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग लेयर में प्रोसेस करके इंसानी दिमाग के जैसा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन बनाकर अलग अलग चीजों को प्रिडिक्ट और सोच भी रहा है। मतलब कि देखो सिंपल लैंग्वेज में जो शुरुआती एआई रोबोट होते थे ना, अगर आप उनको कमांड देंगे कि चुपचाप करके उधर बैठ जा, आप 10,000 बार इस बात को कमांड दीजिए, वो हर बार वहां चुपचाप जाकर बैठ जाएगा। लेकिन आज के जो एआई रोबोट है ना, क्योंकि उनके अंदर ये मल्टी लेयर सोचने की क्षमता अगर सीधे लैंग्वेज में बोलूं तो ये आ चुकी है, तो 3 बार या 4 बार तो वो बैठ जाएगा, लेकिन 5वीं बार वही रोबोट खड़ा होकर एक क्रॉस कनेक्शन करेगा या क्रॉस क्वेश्चन कर देगा कि भाई मैं क्यों बैठूं, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे बार बार बैठने के लिए कह रहे हो। ये जो एबिलिटी है ना सोचने की, ये आज की डेट में हम इंसानों ने खुद ही एआई रोबोट्स को दे दी है। और देखो अगर अभी भी आपको मेरी बात काफी ज्यादा अजीब लग रही हो तो आप अभी चाइना का इंसिडेंट उठाकर देख लो। वहां पर एक छोटे रोबोट ने क्या किया कि कंपनी के बाकी के सभी रोबोट्स को किडनैप कर लिया और उन्हें काम नहीं करने दिया। कुछ टाइम पहले हमारे जो इलॉन मस्क है या एलोन मस्क जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, उनकी कंपनी के एक रोबोटिक आर्म में गुस्से में आकर कुछ एम्प्लॉयज का टाटा बाय बाय ही करा दिया था इस दुनिया से। कुछ ऐसे भी रोबोट्स हैं जो ज्यादा वर्किंग करने के चक्कर में खुद को ही इस दुनिया से अलविदा कह गए। बहुत से ऐसे भी रोबोट्स हैं जो दूसरे रोबोट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उन्हें वो काम नहीं करने दे रहे। और देखो ऐसा नहीं है कि चीज हवा में है, आप खुद से भी अगर सर्च करोगे ना, आपको हर महीने में 2 से 3 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप ये कहोगे कि भाई ये काम तो एआई रोबोट कर ही नहीं सकता, इतना सोच कैसे रहा है ये। और देखिए गाइस यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जितने भी बड़े बड़े इस समय एक्सपर्ट्स हैं वो पर्दे के पीछे या बहुत से लोग पर्दे के सामने भी आकर इस बात को बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम एआई रोबोट्स को एडवांस कर रहे हैं ना, 20 से 25 साल के बाद इनकी सोचने और समझने की जो क्षमता है वो हम इंसानों से काफी ज्यादा हो जाएगी, मतलब हमसे भी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। और ये बात तो देखो पूरे तरीके से क्लियर है कि अर्थ पर सिर्फ वही हुकूमत करता है जिसके पास ये काफी ज्यादा तेज होता है। हम पर तेज था, हमने दूसरी स्पीशीज पर हुकूमत करी, उनका हमसे ज्यादा तेज हो जाएगा। हो सकता है कि उस समय पर जाकर वो हमें ही कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दें और शायद उस समय हमें ये चीज़ एहसास हो कि हमने देखो बहुत बड़ी गलती कर दी है। यूँ कहूँ कि एहसास तो अब भी होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर ये चीज़ दुनिया के सामने आ गई, खुलकर लोगों ने बता दिया कि देखो ये चीज़ें हो रही हैं, तो जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना भाई साहब, इनके धंधे बंद हो जाएंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि वॉयेजर 1 को 5 सितंबर साल 1977 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके बाद 14 फरवरी साल 1990 में हमारी अर्थ की इस इमेज को उसके द्वारा आखिरी बार क्लिक किया गया, जिसे आज भी द पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। एंड इंटरेस्टिंगली जैसे ही वॉयेजर ने इस इमेज को क्लिक किया, उसके कुछ ही मिनट्स के बाद उसके कैमरे को पूरे ही तरीके से शट डाउन यानी कि बंद कर दिया गया और आज तक भी उसे दोबारा से ऑन नहीं किया गया। अब शायद आपके दिमाग में भी मेरी तरह ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा हुआ होगा कि भाई साहब आखिर इतने इंपॉर्टेंट मिशन के प्रोब के कैमरा को, मतलब कैमरा इतना इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू हमें सब कुछ दिख सकता है, उसे बंद क्यों किया गया? तो देखो गाइस, इस चीज को बताने से पहले मैं क्लियर कर लूं कि मैं यहां पर आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। पहला जो नासा ने ऑफिशियली दुनिया को बताया है, एंड सेकंड जो अनऑफिशियली मुझे पता चला है, उसके कुछ प्रूफ भी हैं वो दूंगा। और सच में जो ये दूसरा वाला पार्ट है ना, इसे जानने के बाद आपकी भी होश उड़ जाएंगे। तो देखो गाइस, बात अगर पहले रीजन की जाए तो वॉयेजर 1 का जो प्रोब है ना, इसके अंदर एक नैरो एंगल कैमरा मौजूद है, एक वाइड एंगल कैमरा मौजूद है और एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर को भी इंस्टॉल किया गया। अब देखो इसके साथ ना वॉयेजर 1 में एक कलर फिल्टर को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसका कि प्राइमरी काम कैमरे के सामने आकर कैमरे पर पड़ने वाली लाइट को ब्लू, रेड और ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना होता है। मतलब कि बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको इस चीज को समझाऊं तो अगर वॉयेजर 1 को किसी भी ऑब्जेक्ट या प्लेनेट की अगर फोटो को क्लिक करना है तो उसको 3 बार उस इमेज को क्लिक करना होगा। पहली बार फिल्टर का ब्लू कलर सामने आएगा, फिर रेड आएगा और फिर ग्रीन आएगा, और इसके बाद एक ही प्लेनेट की 3 फोटो जो है वॉयेजर के अंदर इमेजनरी जो सिस्टम है उसके अंदर इंस्टॉल की जाएंगी और वो इन तीनों ही फोटोज को आपस में कंबाइंड करेगा और एक नेचुरल कलर की फोटो बनाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कैमरे में कुछ खराबी आ जाती है, तो ये जो 3 फिल्टर होते हैं ना, इनको जब हम मिलाते हैं तो एक्चुअल जो कलर होता है वो निकलकर हमारे सामने आता है, और इसलिए इस पूरे ही बड़े से मैकेनिज्म को वॉयेजर 1 में इंस्टॉल किया गया है। अब देखो गाइस, क्योंकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा लेंदी होती है तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है ना, वो काफी ज्यादा होता है। और बात अगर वॉयेजर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की जाए तो देखो इसके अंदर ना रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और देखो गाइस, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि देखो नासा को भी बखूबी पता है कि वॉयेजर 1 काफी लंबी दूरी तक जाएगा, तो बहुत सी बार क्या होता है, कॉस्मिक डस्ट होते हैं या पार्टिकल
पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जो धूप है वो वॉयेजर तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। तो सोलर का इस्तेमाल करना यहां पर थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती, इसलिए यहां पर इस एनर्जी जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक तरीके से रेडियो एक्टिव एनर्जी से चलता है। लेकिन गाइस देखो यहां पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि वॉयेजर को अर्थ से निकले हुए अब देखो बहुत लंबा समय हो चुका है, तो जो रेडियो एक्टिव जनरेटर है ना, ये अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से वॉयेजर के सारे सेंसर्स और कैमरा इक्विपमेंट को चला सके। और इसीलिए भी इस पेल ब्लू डॉट इमेज को क्लिक करने के बाद रिसर्चर्स ने आपस में ये डिसाइड किया कि देखिए अब हमें जो है इस प्रोब के सेंसर्स की ज्यादा जरूरत है, कैमरा की जरूरत नहीं है। तो अब कैमरा से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको परमानेंटली बंद कर दिया जाए ताकि हम इसकी जो एनर्जी है उसको ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। तो अब यहां तक आपको पहली चीज बखूबी समझ में आ चुकी होगी कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए ही नासा के द्वारा इसके जो कैमरा इक्विपमेंट है उसको बंद किया गया है और ये नासा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब बात जरा दूसरी साइड की करते हैं। तो देखो गाइस ऐसा होता है कि हर एक मिशन पर ना बहुत से साइंटिस्ट काम करते हैं जिसके बाद एक टाइम के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो आपने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी देखी होंगी जिसमें वो अपना नाम नहीं बताते, वो एक तरीके से अंधेरे में बैठ जाते हैं और इंटरव्यूज देते हैं। अब मेरी बात पर विश्वास मत कीजिएगा, इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद जो वॉयेजर 1 है उसकी डॉक्यूमेंट्रीज को देखना शुरू कीजिएगा। आपको तमाम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी जहां पर लोग अपना नाम नहीं बता रहे होंगे लेकिन वो इस वॉयेजर मिशन से जुड़े हुए कुछ ऐसे सीक्रेट्स जरूर बता रहे होंगे जिसे सुनने के बाद थोड़ा सा आप भी बोलोगे कि भाई ये कैसे हो गया। तो देखो गाइस इन तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज में ना इन लोगों ने खुद से ऑन कैमरा आकर इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि जो हमारा ये वॉयेजर 1 है इसका इंटरेक्शन बहुत सी बार ऐसी चीजों से भी हुआ है जिसके बारे में नासा जो है वो दुनिया को खुलकर नहीं बता सकता। और उसी का जीता जाता प्रमाण ये इमेज है जो आज से कुछ टाइम पहले एक क्या कहूँ मतलब लीक कर गई थी। इंटरनेट पर अभी भी देखने को मिलेगी पर कुछ ही सिलेक्टेड वेबसाइट पर अभी रह गई है, बाकी जगह से इसको डिलीट कर दिया गया है। और देखो ये जो इमेज है ना ये वॉयेजर 1 ने ही क्लिक की थी और इसमें कोई अजीब सा ऑब्जेक्ट आप भी बखूबी देख सकते हो। ये क्या है ये आज तक हमें भी नहीं पता चला। इवन नासा तो ये कहता भी नहीं है कि हमारी इमेज है। आप अगर नासा से क्रॉस क्वेश्चन करने जाएंगे तो बोलेगा एडिटेड इमेज है, बट एक्चुअली में ये लीक्ड इमेज है। तो देखो गाइस अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि इन तरीके के जो रिसर्चर्स हैं जो रिटायर हो गए, जो डॉक्यूमेंट्री में आकर बोल रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई जब इन तरीके के इंटरेक्शन हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो एक टाइम के बाद नासा को थोड़ा सा डर सताने लगा कि भाई अगर इन तरीके के इंटरेक्शन बढ़ने लगे और भी तो एक इमेज लीक हुई है, अगर 2 या 3 या 10 इमेजेस लीक हो गई तो कितनी बार हम जो है वो लीपापोती करेंगे। तो इस कंडीशन पर इन लोगों को ये ऑर्डर दिया गया कि भाई आप इस प्रोब की जो कैमरा है उसको पूरे ही तरीके से शट डाउन कर लीजिए। और काफी हद तक देखो गाइस अगर आप इस चीज को डीपली सोचेंगे ना तो एक और चीज है जो अभी आपको याद हुई होगी, वो ये है कि आज से कुछ टाइम पहले वॉयेजर 1 का जो कनेक्शन था वो पूरी तरीके से टूट चुका था और नासा ने खुद इस बात को बोल दिया था कि भाई अब कनेक्शन री एस्टैब्लिश होने के चांसेस हैं वो अब काफी ज्यादा कम है, अब वॉयेजर 1 को हमें भूल जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, कुछ दिन के बाद अचानक से ही उनके इक्विपमेंट भी सही हो गए जो खराब हो गए थे, कनेक्शन भी रीस्टैब्लिश हो गया। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था भाई, बट अचानक से ये सारी चीजें क्यों हो गई इसका क्लैरिफिकेशन नासा ने आज तक भी आकर नहीं दिया है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि कोई भारी एडवांस ऐसी सभ्यता है जो एक्चुअली में हमारी मदद कर रही है कि हम भाई देखो स्पेस के जो सीक्रेट्स हैं उन्हें जान लें, या वास्तव में नासा ने किसी ऐसी चीज से हेल्प ली है या ऐसी एडवांस सभ्यता से हेल्प ली है जिसके बारे में खुलकर आज भी हमें नहीं पता। अब देखो गाइस बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल क्रिएटर जो चीज ऑथेंटिक होती है, मैं डंके की चोट पर बोलता हूं भाई ऑथेंटिक है, खुद सर्च कर लीजिए जाकर। ये वाली जो चीज़ें सिर्फ मुझे डॉक्यूमेंट्री से ही मिली है, मुझे कोई ऑफिशियल इसके डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन जो इन डॉक्यूमेंट्रीज में बताया गया है और अभी मैंने जो टाइमलाइन आपके सामने रखी है, अगर आप उस चीज़ पर गौर करेंगे तो काफ़ी हद तक आप भी ये चीज़ को है वो समझ सकते हैं कि एक प्रोब जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमसे सबसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद है, क्यों उसके कैमरा को अचानक से शट डाउन कर दिया गया। तो गाइज अब ये चीज़ मैं आपके ऊपर टोटल छोड़ता हूं कि क्या आपको लगता है जो नासा ने ऑफिशियली बोला वो सच है, या नासा के जो ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने बाहर आकर जो बोला वो सच है। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो मुझे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।